आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी पर उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। बचपन से ही सुभाष जी की रुचि पढ़ाई में गहरी थी और वह बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। नेताजी ने कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखों में दिक्कत होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस ने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के अहिंसात्मक तरीकों से असहमति जताई और बलिदान एवं संघर्ष के मार्ग को अपनाया। उन्होंने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका मानना था कि स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1930 में सुभाष चंद्र बोस कारावास में ही थे, तभी चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्ध मिली। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष के नाम कर दी। 1934 में सुभाष चंद्र बोस को उनके पिता के मृत्यु होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया।
1934 में जब सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने 1942 में बाडगास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। 1948 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। 21 अक्टूबर 1943 के दिन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद अर्थात स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आजाद हिंद फौज में अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया था। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में सुभाष चंद्र बोस एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रख दी गईं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे हुई थी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उनका साहस, बलिदान और निडरता हमें आज भी प्रेरणा देती है। हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए।